हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्या होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य किसे कहते हैं और द्रव्य का वर्गीकरण क्या है, द्रव्य को किन किन चीजों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर चूंकि थ्योरेटिकल होने वाला है, तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं हम रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के भौतिक गुणों, आप गुणों भी बोल सकते हो, भौतिक गुणों भी बोल सकते हो, भौतिक गुणों, संरचना, संघटन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं द्रव्यों के भौतिक गुणों के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, उनके संघटन के बारे में और रासायनिक क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और रॉबर्ट बॉयल ने रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में बेटा स्थापित किया तथा बर्जीलियस ने महत्वपूर्ण खोजों एवं सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया, जिस कारण बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह यानी कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है बेटा? बर्जीलियस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ब्लैक पेन से लिखना, मैंने अलग भी हाईलाइट कर रखा। रसायन विज्ञान में अपने योगदान के कारण लेवोइजर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है बेटा? लेवोइजर। क्लियर है बात? कहा जाता है। अब बात करते हैं द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य क्या होता है बेटा? द्रव्य उन चीजों को कहा जाता है जो स्थान घेरता और जिसके पास द्रव्यमान भी हो। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये क्या है बेटा? इसके पास द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी घेरता है, तो मैं कह सकता हूँ ये एक द्रव्य है। आप जो पेन यूज कर रहे होंगे वो एक द्रव्य, किताब एक द्रव्य, बुक एक द्रव्य, आप एक द्रव्य हो, मैं एक द्रव्य हूं, जिस पर आप बैठे होंगे या कुर्सी, मेज, बेड वगैरह etc, वो एक द्रव्य है बेटा। तो हम आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि भाई कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती है। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल। वायु भी द्रव्य होता है, वायु भी स्थान घेरती है, वायु के पास भी द्रव्यमान होता है। भाई गैस सिलेंडर आप लेने जाओगे तो गैस के अंदर द्रव्यमान है या नहीं है? आप बताइए, द्रव्यमान है। तो ऐसे वायु भी तो एक गैस का मिक्सचर ही होता है। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका भी क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो ये भी द्रव्य है। आदि द्रव्य से बने होते हैं, इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की। हमने द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक रासायनिक गुणों के आधार पर और एक भौतिक गुणों के आधार पर। तो आइए वर्गीकरण समझ। तो हम बात कर रहे थे कि हमने द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है बेटा। द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता है। पहले हमने बात करी बेटा भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा हमारा रासायनिक गुणों के आधार पर, यानी कि एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। जब हम भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो भौतिक वर्गीकरण के अंदर हमने इनको क्लासिफाई करा ठोस, द्रव और गैस में, ठोस में, द्रव में और बेटा गैस में। जब हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमने रासायनिक वर्गीकरण फर्दर टू टाइप से क्लासिफाई कर दिया गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फर्दर क्लासिफाई करा दो भागों में, तत्व और यौगिक में। अब तत्व तीन प्रकार से क्लासिफाई कर दिए बेटा, धातु, अधातु और उपधातु। ऐसे यौगिक को क्लासिफाई करा गया कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में। ऐसे हमने क्या करा बेटा, जो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण है उनको दो प्रकार से क्लासिफाई कर दिया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इन्हीं चीजों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी चीज को हम क्या बोलते हैं और क्यों ऐसा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, चार्ट बना लीजिए अच्छे से करके, फिर आगे चलते हैं बेटा। क्लियर है? बहुत अच्छा। भौतिक वर्गीकरण, अगर हम बात करें भौतिक वर्गीकरण, तो हमने आपसे अभी कहा था कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हमने द्रव्य को मुख्यतः तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, एक ठोस, एक द्रव और तीसरा गैस। हम तीनों को एक साथ समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे।
तो चलिए तीनों को एक साथ समझते हैं। हमने बात करें, हम यहां बात करेंगे ठोस की, यहां बात कर लेंगे हम द्रव की, और यहां बात कर लेंगे हम बेटा गैस की। ये हमारे पास तीन चीजें हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, बहुत अच्छे। ठोस, हमने कहा एक कंटेनर है हमारे पास, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास ठोस पदार्थ भरा हुआ है। चूंकि ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं इस तरीके से, तो हमने कहा ये ठोस है जिसमें अणु बहुत पास पास है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है बेटा। अब चूंकि ठोस किसे कहते हैं बेटा, पहली बात, ठोस वह होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता हो, आकार भी निश्चित होता हो और आयतन भी। आकार मतलब आकृति, आकृति भी बोल सकते हो। तो ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती हो। दोनों क्या होती है बेटा, निश्चित, दोनों फिक्स है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस। जिनकी आकार भी निश्चित होगा और आकृति भी क्या हो, सॉरी, जिनका आयतन भी निश्चित होगा और आकृति भी निश्चित होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, ठोस। दूसरी बात, ठोसों के अंदर चूंकि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, बहुत ज्यादा पास पास है, तो हम कह सकते हैं कोई भी दो चीज पास पास तभी हो सकती है जब उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा हो। समझ रहे हो भाई, दो चीजें पास पास है मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि उनके बीच क्या है बेटा, आकर्षण बल ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूं ठोसों के अंदर आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। बोलो भाई, अधिक होता है। तो दूसरी बात यह है कि भाई ठोसों के बीच जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं आकर्षण बल अधिक। आकर्षण बल अधिक होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, बताओ, या इस मॉलिक्यूल की बात करो, या इस मॉलिक्यूल की, या इस मॉलिक्यूल की, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की बात करो, बताओ उसे गति करने के लिए स्वतंत्रता है क्या, क्या ये मॉलिक्यूल गति कर सकता है क्या? भाई जगह ही नहीं है। जब यहाँ पर जब जगह होगी तभी तो गति करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को गति करने के लिए जगह ही नहीं है। जगह मतलब इस स्पेस को कहा जाता है, यहाँ जो स्पेस आपको दिखेगा इस स्पेस को कहा जाता है अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान क्या कहा जाता है बेटा इसको, अंतराकाशी स्थान। क्लियर है बात। अब चूंकि अंतराकाशी स्थान यहाँ पर बहुत कम है तो मॉलिक्यूल को गति करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए मैं कह सकता हूं तीसरी बात, मॉलिक्यूल यहाँ पर जो ठोसों में अणु होते हैं, ठोसों में अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। गति करने के लिए क्या नहीं होते बेटा, स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते। समझ में आ रही है बात। अब चूंकि ये गति नहीं करेंगे तो इनका आकार भी क्या हो जाएगा बेटा, निश्चित हो जाएगा, मतलब आकृति भी निश्चित हो जाएगी और आयतन भी निश्चित हो जाएगा। तीसरी बात, अब अगर मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगाऊं बेटा, यहाँ पर एक पिस्टन लगाऊं यहाँ पर, और मैं इस पिस्टन से ऊपर से क्या लगाऊं, दाब लगाऊं, तो दाब लगाने से क्या ये मॉलिक्यूल नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे? पर शिफ्ट तो तब होते जब इनके बीच गैप होता, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच तो कोई गैप है ही नहीं, तो ये नीचे की ओर शिफ्ट नहीं होंगे। इस नेचर को कहा जाता है संपीड्यता का गुण। क्या कहा जाता है बेटा, संपीड्यता का गुण। तो मैं यहां लिख रहा हूं चौथी बात कि इनमें ठोसों में संपीड्यता गुण, ठोसों में क्या बेटा, संपीड्यता, संपीड्यता का गुण नहीं होता है या बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तुम समझ गए होंगे भाई। संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस हो जाना, सिकुड़ जाना। भाई मॉल जब आप पिस्टन से प्रेस करोगे तो पहले ये ऑलमोस्ट ही एडजस्ट होके बैठे हुए हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इससे ज्यादा ये एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही वो एडजस्ट होके बैठे हुए हैं, पहले ही इतना ज्यादा मतलब पास पास है कि और पास नहीं जा सकते। इसलिए इस गुण को बोलते हैं संपीड्यता गुण। तो ठोसों में संपीड्यता का गुण क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं बेटा द्रव की। अगर मैं द्रव की बात करूं तो मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल, अगर ये द्रव है तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे,
द्रव में मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं बेटा, थोड़े दूर दूर होते हैं, इस तरीके से। ये रहा, क्लियर है बात। अब क्या होगा, इस स्थान को कहा जाता है जो खाली स्थान है, अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान, काशीय स्थान क्या कहा जाता है बेटा, अंतराकाशीय स्थान, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है तो आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा बेटा, कम होगा ना, कम होगा। किसके कंपैरिजन में कम होगा बेटा, ठोस के कंपैरिजन में। ठोसों के अकॉर्डिंग द्रव के अंदर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, पहली बात। पहली बात, जो द्रव होते हैं, द्रव, उनका बेटा आयतन तो निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित, निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, आकृति निश्चित नहीं होती है भाई। आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार, आकृति निश्चित नहीं होगी, समझ रहे। ये उसी बर्तन की आकृति लेगा जिस बर्तन में इसको रखा जाएगा, एग्जैक्ट, क्लियर। जैसे पानी है, आपने एक गिलास वाटर लिया, एक गिलास वाटर को आपने उसी को बाल्टी के अंदर डाल दिया, ये जग के अंदर डाल दिया, तो अब शेप चेंज हो जाएगी ना भाई। गिलास की शेप कुछ अलग थी, बाल्टी की शेप कुछ अलग होगी, शेप चेंज हो जाएगी ना। लेकिन जितना पानी गिलास में होगा उतना ही पानी बाल्टी में रहेगा। जितना ml वाटर आपने गिलास में ले रखा है उतना ml वाटर कहाँ रहेगा बेटा, बाल्टी में रहेगा। तो आयतन चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज होगी, उसकी आकृति चेंज होगी। दूसरी बात, आकर्षण बल कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में। चौथी बात, जो यहां पर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर अंतराकाशीय स्थान है, गैप है ना मॉलिक्यूल के बीच, तो ये वाला मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल यहां पर गति कर सकते हैं बेटा, चारों ओर को गति कर सकता है, जितनी भी संभव दिशा में गति पॉसिबल है वो कर सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं द्रव में, द्रव के अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, गति कर सकते हैं। एक और बात बेटा, एक और बात, यहां पर एक और बात, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, सुनो। चूंकि ठोसों के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो मॉलिक्यूल पास पास आने से क्या होता है, आयतन घटता है बेटा। जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो क्या होता है, आयतन घटता है, और आयतन अगर घटेगा तो बेटा घनत्व बढ़ जाएगा। तो ठोसों का घनत्व अधिक होता है, ठोसों का घनत्व, ठोसों का बेटा क्या, घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। जो ठोस होंगे, जो सॉलिड होते हैं, उनका घनत्व भी क्या होता है बेटा, अधिक होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो द्रव के अणु जो है ना वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तीसरी बात, यहां पर देखो बेटा, तीसरी बात, क्योंकि इनके बीच, मॉलिक्यूल के बीच गैप बहुत ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो आयतन ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होगा, पर यहाँ गैप कम है, गैप क्या है, कम। यहाँ गैप क्या है, ज्यादा, ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच, आकर्षण कम है, यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो बेटा आयतन फैल क्या होगा, आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, घनत्व कम होगा, घनत्व ठोसों की तुलना में, ठोसों की तुलना में कम होगा, यानी कि ठोस का घनत्व ज्यादा होता है उसकी द्रव अवस्था से। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। संपीड़ित गुण की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ एक पिस्टन लगाऊं, मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया और मैं ऊपर से यहाँ पर दाब लगाऊं, तो क्या मुझे बताओ आप, जब मैं पिस्टन लगाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि गैप है, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, बोलो भाई शिफ्ट हो जाएगा नहीं, तो नीचे की ओर जैसे शिफ्ट होंगे तो इनके अंदर क्या आ जाएगी बेटा, संपीड्यता का गुण आ जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। तो कह सकता हूं मैं कि भाई द्रव में क्या पाया जाता है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है, द्रव में संपीड्यता का क्या पाया जाता है बेटा, गुण पाया जाता है, पाया जाता है। क्लियर है। जो जो द्रव होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जब मैं इस पे ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा तो थोड़ा कंप्रेस हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो द्रव के अंदर बेटा क्या पाया जाता है, हाँ, संपीड्यता गुण पाया जाता है। किससे ज्यादा पाया जाता है, ठोसों से। अब बात करते हैं गैस की। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ये अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या करा, अगर ये गैस है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे इस तरीके से। अब मॉलिक्यूल दूर दूर है तो यहां पर अगर देखा जाए तो आकर्षण बल बहुत कम हो जाएगा,
आकर्षण बल क्या होगा बेटा, कम होगा, बहुत कम होगा या नहीं होगा, बहुत कम। बोलो भाई, आकर्षण बल क्या होगा, बहुत कम, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है भाई, कोई भी दो चीज दूर दूर कब होगी, जब उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा बेटा, कम होगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। दूसरा, यहाँ अंतराकाशीय स्थान बहुत ज्यादा है, अंतराकाशीय स्थान क्या बेटा, बहुत ज्यादा है। अंतराकाशीय स्थान ज्यादा होने की वजह से इनका घनत्व भी बहुत कम होगा, बहुत दूर दूर होने की वजह से इनका घनत्व क्या होगा, घनत्व बहुत कम होगा, होगा नहीं होगा। अगर घनत्व बहुत कम होगा तो आयतन बहुत ज्यादा होगा। तो मैं दूसरी बात बोल सकता हूं कि भाई गैस किसे बोलते हैं, जिनका जिनका जिनकी आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। हाँ, ना तो इनका आकार निश्चित होता, मतलब ना तो इनकी आकृति निश्चित होती, ना इनका आयतन निश्चित होता है। गैस को जिस बर्तन में भी डालोगे ये उसी का आकार लेगी और उसी का आयतन लेगी। जैसे 2 लीटर का कोई पात्र है आपके पास, 2 लीटर का, उसके अंदर आपने 20 ग्राम गैस डाल दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस का आयतन कितना होगा, तो चूंकि 2 लीटर वाले पात्र में गैस डाल रखी है, इसलिए गैस का आयतन 2 लीटर होने वाला। शेप शेप क्या होगी, उस पात्र की शेप लेगा जो भी आपने बर्तन लिया होगा। क्लियर है बात बेटा। तीसरी बात तीसरी बात, आकर्षण बल बहुत कम होगा, होगा या नहीं होगा। हम बोल सकते हैं भाई गैस के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बहुत स्वतंत्र होते हैं, बस ऐसे बोल सकते हैं आप, स्वतंत्र होते हैं, बहुत ज्यादा स्वतंत्र होंगे ना। हाँ, एक और बात अगर हम यहाँ पर करें बेटा, जो ठोस के मॉलिक्यूल होंगे, चूंकि गति नहीं कर रहे तो इनके पास गति ऊर्जा बहुत कम है। ये गति कर सकते हैं, इनके पास गति ऊर्जा ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा गति कर सकते हैं तो इनके पास गति ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा गति ऊर्जा किसकी होती है बेटा, गैस के अणुओं की सबसे ज्यादा। किससे ज्यादा होगी, द्रव से, और द्रव से ज्यादा होगी बेटा ठोस। ठीक है बेटा। और हम क्या बात करें, संपीड्य गुण की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पर बेटा एक पिस्टन लगाऊं, तो बताओ अगर मैं ऊपर से दबाऊं तो मॉलिक्यूल के बीच गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकता हूं, और कंप्रेस करने के बाद ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल बेटा यहां जमा हो जाएंगे। इतना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है ये, हो जाए तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि वो चलता हूं गैसों में संपीड्यता का गुण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा संपीड्यता का गुण किसके अंदर पाया जाता है, गैसों के अंदर, उससे कम द्रव के अंदर, उससे कम ठोस के अंदर। क्लियर है बात। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, जो बातें इंपोर्टेंट बताई है मैंने, वैसे हम आगे भी बताएंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए, जो ठोस है, ठोस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक पास होते हैं। ठोस पदार्थ में अंतरा अणु के स्थान, जिसे मैं बोल रहा था अंतराकाशीय स्थान बेटा, बहुत कम होने के कारण ये कण स्वतंत्र रूप से गतिमान नहीं होते हैं। इसके कारण इनका घनत्व भी अधिक होता है। भाई ठोसों का घनत्व बताया अधिक होता है। ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। आप यहाँ पर 2-3 बात बढ़ा सकते हो कि इनके अंदर संपीड्यता का गुण पाया जाता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ये बातें जो मैंने वहां समझाई आप यहाँ बढ़ा सकते हो। अतः ठोस वह पदार्थ है जिसकी निश्चित आकृति व निश्चित आयतन होता है। इनकी आकृति भी निश्चित होती है बेटा और आयतन भी निश्चित होता है। अगर मैं यहाँ पर कंप्रेस करूं तो मॉलिक्यूल चूंकि बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो इनमें संपीड्यता गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात, बहुत अच्छी। अब बात करते हैं बेटा द्रव की। द्रव अवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। द्रव में जो होंगे मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा, ठोस के कंपैरिजन में दूर दूर होंगे। इनमें अंतराणु के स्थान कम होने के कारण, इनमें अंतराणु के स्थान तो पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। पाया तो जाता है, कम पाया जाता है। इनका घनत्व ठोसों से कम होता है। इनका जो घनत्व हो जाएगा वो ठोसों से
कम हो जाएगा बेटा। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण ठोसों की अपेक्षा प्रसार अधिक होता है, यानी कि फैलाव अधिक हो जाएगा। द्रव का फैलाव होता है, द्रव फैलता है, ठोस थोड़ी फैलते हैं। द्रव के अणुओं की गति ऊर्जा ठोस के अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मैंने बताया भाई, जो ठोसों की गति ऊर्जा होती है वो कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल गति नहीं कर रहे, द्रव के अणु गति करते हैं, इसलिए उनकी गति ऊर्जा अधिक होगी। यहाँ पर एक और बात कि भाई द्रव के अंदर संपीड़ितक गुण कम पाया जाता है, पाया तो जाता है लेकिन कम पाया जाता है, ये बात भी आप ऐड कर लोगे। अतः द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है। आयतन तो बेटा निश्चित होता है, ये ध्यान रखना, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है तथा यह उस पात्र की आकृति ले लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, जल, दूध, अल्कोहल आदि, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा गैसीय अवस्था की। गैस अवस्था में पदार्थ के कण गैस अवस्था में पदार्थ के कण ठोस तथा द्रव की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर होते हैं। भाई बहुत दूर दूर होते हैं, बताओ देखो कितने मॉलिक्यूल दूर दूर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ होते हैं, नहीं दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच रिक्त स्थान होता है, बहुत ज्यादा अंतराकाशीय स्थान होता है बेटा। अतः गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। भाई जब मॉलिक्यूल दूर है तो आकर्षण बल तो कम होगा, तभी तो दूर दूर होंगे। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते, जिसके कारण गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। भैया गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, अतः गैस के अणु स्वतंत्र रूप से सभी संभव दिशा में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। मैंने बताया आपको, जो गैस के अणु होते हैं वो सभी संभव दिशा में क्या कर सकते हैं, गति, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर तरीके से ये मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं बेटा, गति कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एक और वर्ड यूज कर लेना कि गैसों में संपीड्यता गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये वर्ड हमेशा याद रखना, संपीड्यता का। अतः गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकृति अनिश्चित होती है। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होती है बेटा। गैस उसी पात्र का आयतन व आकृति ले लेती है जिसमें उसको रखा जाता है, यानी कि उसी पात्र का आयतन व आकृति ले लेगी जिसमें इसको रखा जाएगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। अब ये हमारे पास जो भौतिक अवस्था है, जिन्हें हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा, इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है ताप और दाब में परिवर्तन करके। तो आइए इसको भी समझते हैं और समझेंगे इसके बारे में कि द्रव से अगर मैं गैस बना रहा हूं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ठोस से अगर मैं द्रव बना रहा हूं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा। इन चीजों के बारे में भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं बेटा। हमारे पास अगर मेरे पास कोई ठोस है, अगर मेरे पास बेटा कोई ठोस है और मुझे ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास बर्फ है, बर्फ ठोस होता है, उसको द्रव में कन्वर्ट करना है, तो फ्रिज से बाहर ले आओ। फ्रिज का तापमान कम है, बाहर का तापमान ज्यादा है, तो क्या करा आपने, ताप ही तो बढ़ाया, बर्फ किस में पिघलने लगी, द्रव में बदलने लगी, होगा या नहीं होगा। यानी कि क्या कर दो बेटा, आप बर्फ को गर्म कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। तो ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ऐसे आपके पास जल है और जल को आपको कन्वर्ट करना है बेटा, जल को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, गैस के अंदर। बताओ क्या करते हैं हम, भाई अगर जल को गैस में कन्वर्ट करना है कि सर गर्म कर दो, भाई भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप मतलब गैस, तो क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मुझे बेटा गैस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, द्रव के अंदर वापस, तो ठंडी कर दो। गैस को जब आप ठंडी कर दोगे, यानी कि फ्रिज में रख दोगे, ठंडी कर दोगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, द्रव में। तो यहाँ पर क्या लिख दो, ठंडा करने पर। ऐसे ही द्रव को अगर आपको क्या करना है बेटा, ठोस में कन्वर्ट करना है, पानी को फ्रिज में रख दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, आपको ठंडा करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कि कौन सी अवस्था को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठोस को द्रव में बदलने के लिए गर्म करना पड़ेगा, द्रव को गैस में बदलने के लिए गर्म करना पड़ेगा, गैस को द्रव में बदलने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, द्रव को ठोस में बदलने के लिए ठंडा करना पड़ेगा। अब कौन से विधि को हम क्या नाम देंगे, भाई जब ठोस द्रव में कन्वर्ट होगी तो इस विधि का नाम क्या होगा, इस चीज को भी हम देख लेते हैं बेटा। इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, तो जो मैं अब बात बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा।
मान लीजिए मेरे पास यहां पर द्रव है, यहां पर बेटा ठोस है, और यहां पर हमारे पास बेटा गैस है, गैस। अब इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझना है आपको। चलिए, अगर मैं बेटा द्रव को कन्वर्ट करूं किसके अंदर, गैस के अंदर, मेरे पास क्या है, द्रव है, कन्वर्ट किस में कर रहा हूं बेटा, गैस में, तो क्या कहलाएगी ये विधि, ये कहलाएगी चूंकि द्रव से मैं गैस बना रहा हूं तो वाष्प, यानी कि द्रव को वाष्प में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वाष्पीकरण। यानी कि किसी भी द्रव को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो द्रव को गैस में कन्वर्ट करने की विधि हमारी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। अब मेरे पास क्या है बेटा, गैस है, और गैस को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, द्रव के अंदर। ये क्या कहलाएगी, जब कोई गैस है, जैसे मान लीजिए आपने पानी को वाष्प में कन्वर्ट करा, पानी को वाष्प में कन्वर्ट करना, तो वाष्पीकरण कहला रहे हैं। अब वाष्प को जब मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, द्रव में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जब मेरा हाथ यहां जाएगा, भाप पर जाएगा, तो ये पानी यहां लग जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, जब हम पानी को गर्म करें तो भाप बन रही है, वाष्प बन रही है, जैसे वाष्प हाथ लगेगा तो यहाँ पानी हो जाएगा सरफेस पे। तो ये जो पानी में कन्वर्ट हुआ, इस घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा, संघनन। इसे हम क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, संघनन। ठीक है, संघनन, कंडेंसेशन। क्लियर है बात। अब मान लीजिए मेरे पास है बेटा ठोस, और ठोस से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं द्रव में, ठोस है, सॉलिड है, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, द्रव में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको गला ही तो रहा हूं, ये सॉलिड है, इसको मैं गर्म करने लगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे इसे गलाना पड़ेगा ना, इसलिए इसे बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं बेटा, गलन। इसे कहेंगे हम गलन, फ्यूजन, फ्यूजन बोल सकते हो आप। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास बेटा द्रव है, और द्रव से मुझे क्या बनाना है, ठोस बनाना है, तो मैं चूंकि द्रव से ठोस बना रहा हूं तो इसलिए इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, यानी कि जमना। जमना मतलब सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है। अब मान लीजिए आपके पास बेटा सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, इसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। सॉलिड को, ठोस को सीधा किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये एग्जाम में नीट में भी आया था, इसे बोलते हैं बेटा हम ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन, ये कहलाता है ऊर्ध्वापातन। और अगर मेरे पास कोई गैस है, इसको हम किस में कन्वर्ट करें, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करें, ठोस के अंदर, तो इस घटना को बोलते हैं निक्षेपण। इसको हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण, डिपोजिशन, डिपोजिशन। ये भी एक तरह का जमना ही होता है, डिपोजिशन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं ठोस को द्रव में कन्वर्ट करूं, द्रव को ठोस में कन्वर्ट करूं, ठोस को गैस में कन्वर्ट करूं, गैस को ठोस में कन्वर्ट करूं, गैस को द्रव में कन्वर्ट करूं, द्रव को गैस में कन्वर्ट करूं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं। ये बात आप अपना एक जहां स्टडी करते हो वहां पर बेटा इसको एक चार्ट बना के चिपका लेना, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। एकदम नहीं याद होंगे आप, अगर आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चले आगे। तो मैं समझा चुका हूं आपको। अब बात करते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण की। किसकी, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, रासायनिक वर्गीकरण द्रव्य को रासायनिक संगठन के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो बेटा हमारा शुद्ध पदार्थ है, और दूसरा हमने बताया था आपको मिश्रण। शुद्ध पदार्थ उन्हें कहा जाता है जिनका निश्चित संगठन होता है। मतलब मेरे पास पानी है, H2O है बेटा, H2O। तो पानी को आप कहीं से प्राप्त करो, पानी होना चाहिए शुद्ध, कहीं से प्राप्त करो, नाले का पानी, बारिश का पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, दरिया का पानी, कहीं कभी बेटा पानी हो, उसके अंदर जो अनुपात होगा, जो संगठन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 2:1 होगा, पहली बात। और अगर भारात्मक हम निकालें, भारात्मक अनुपात निकालें, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, 2 का 2 होगा, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, तो 2 से काट दो तो 1:8 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा तत्व की। तत्व क्या होते हैं, तत्व वो होते हैं जो केवल एक ही परमाणु के द्वारा बनते हैं।
जो केवल एक ही परमाणु के द्वारा बनते हो बेटा, और जिन्हें और अधिक सरल रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि पदार्थ का वह सरल रूप जिसे अपघटित करके और अधिक सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है। अतः तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आप एक लोहे की रोड लो, अब लोहे की रोड में बताओ Fe तो होगा, लोहा है तो Fe तो होगा, तो सारे परमाणु किसके होंगे बेटा? Fe के, बोलो, या किसी और के भी हो जाएंगे? Sn के हो जाएंगे, Pb के हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, केवल किसी के होंगे, Fe के। तो जो तत्व होता है उसमें सारे एक जैसे परमाणु होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्व। जैसे लोहा, जैसे चांदी, जैसे सोना, जितने भी प्योर सब्सटेंस है वो सब हमारे पास क्या होते हैं बेटा? वो सारे के सारे हमारे तत्व कहलाते हैं। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में सारे एटम किसके होंगे बेटा? Na के होंगे। क्लियर है बात? सारे के सारे एटम किसके होंगे बेटा? Na के होंगे। चलिए, तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका, गंधक, तांबा, लोहा, सोना, सिल्वर आदि बहुत सारे ले सकते हैं। तत्वों को पुनः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। धातु, बेटा धातु क्या होते हैं? धातु वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह हो जाता है और ऊष्मा का प्रवाह भी हो जाता है। क्लियर है? और धातु के अंदर एक विशिष्ट चमक होती है। तो अगर हम पढ़ें, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें ऊष्मा और विद्युत दोनों का प्रवाह हो जाता है तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। इनमें विशिष्ट चमक, स्पेसिफिक चमक, भाई आप सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, तांबा देख लीजिए, कुछ अलग प्रकार की चमक होती है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीय मतलब लोहे हथौड़े से पीटो तो उनकी चादर बन जाए, शीट बन जाए, समझ रहे? वो मतलब बिखरे ना, जैसे आप पत्थर पे हथौड़ा मारोगे तो चूरा चूरा हो जाएगा, ऐसा ना होता हो, सिर्फ उसकी शीट बन जाती हो, पीटा वो शीट में कन्वर्ट हो जाए, वो फैल जाए, इसे बोलते हैं आघात वर्धन। तन्यता, जिनके बहुत बारीक तार बनाए जा सकते हैं, जैसे सोने का बहुत बारीक तार बनाया जा सकता है, तांबे का तार बनाया जाता है, सिल्वर का तार बनाया जाता है, लोहे का तार बनाया जाता है, तो तन्य होते हैं, गुण भी होते हैं। उदाहरण हमने ले लिया चांदी, सोना, तांबा, लोहा आदि वगैरह। ठीक है बेटा, आई होप के बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बात करते हैं अधातु। अधातु क्या होते हैं? जिनमें ना तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ना ही धारा का प्रवाह होता है, और इनमें कोई चमक भी नहीं होती, ना आघात वर्धनीय गुण होता है, ना तन्यता गुण होता है। क्लियर है? और इसके अंदर क्या होता है, जब आप हथौड़े से पीटते हो बल्कि वो चूरा चूरा हो जाता है, भंगूर हो जाता है, तो इन्हें हम बोलते हैं अधातु। तो ये देखो, ये तत्व बेटा तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस, ये तत्व तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। तीनों अवस्था, वो तो ठोस अवस्था में पाए जा रहे थे सामान्यता पर, ये ठोस में पाए जाएंगे, द्रव में पाए जाएंगे और गैस में पाए जाते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक ग्रेफाइट को छोड़कर, बेटा ग्रेफाइट चालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट जो होता है वो ऊष्मा का चालक होता है, ठीक है, को छोड़कर तथा भंगूर होते हैं। ये चमक नहीं होती है। उदाहरण आप ले सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन आदि बहुत सारे ले सकते हो आप। इसमें भी एग्जांपल्स सब पता चल जाए कौन धातु होते हैं और कौन अधातु होते हैं। अभी बस आप थोड़े एग्जांपल याद रखो। उपधातु की बात करें तो ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। भाई जो धातु की तरह भी बिहेव करता हो और अधातु की तरह भी बिहेव करता हो उन्हें हम बोलते हैं उपधातु। जैसे एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया बेटा, जर्मनी हो गया, बिस्मत हो गया, टिन हो गया आदि, ये सब क्या है बेटा? अधातु है ना। इनमें धातु भी का भी गुण पाया जाएगा और अधातु का गुण भी पाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यौगिक। यौगिक मैंने आपको बताया कि इनका संगठन क्या होगा। पहली बात तो यह है कि कम से कम दो तत्वों से मिलकर बनेंगे और इन दोनों तत्वों के बीच कम से कम दो तत्वों से या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनेंगे, और इन तत्वों के बीच जो संगठन होगा, कंपोजिशन होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बीच मैंने आपको बताया CO2 के बीच कितना रहेगा? 3:8 रहेगा। H2 के बीच कितना रहेगा? 1:8 रहेगा। तो कंपोजिशन फिक्स है भाई, कहीं से प्राप्त करो, उन्हें हम यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहलाते हैं। भाई जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, या तो तत्व या फिर पदार्थ हो, आपस में क्रिया करके एक निश्चित रासायनिक अनुपात में, है ना, एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जैसे H2O, H2SO4, CO2 आदि।
ये सब क्या बेटा यौगिक है। देखो कम से कम दो तत्वों से तो मिलकर बने, कम से कम दो तत्वों से। यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं सामान्य तौर पर। इनमें सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्व भी पाए जाते हैं। ये ज्यादातर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये बेटा हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा हमारे पास पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण जैसे मैथेन देखो CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। जैसे एथेन C2H6। एक और देखते हैं हम, इसमें अगर देखा जाए तो C2H5OH। देखो अगर आप देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये भी क्या है हमारा एक कार्बनिक यौगिक है। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इन्हें खनिजों, चट्टानों और आदि से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हें जो है ना, ये कहां से मिलते हैं बेटा, हमें चट्टानों से, खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे H2O, NH3, HCl आदि। देखो इनमें कार्बन नहीं है तो ये कैसे कंपाउंड कहलाएंगे, अकार्बनिक। जैसे H2SO4 कैसा होगा बेटा, अकार्बनिक यौगिक होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण, ठीक है बेटा, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीजों को आप मिलाते हो, यानी कि दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। बस दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे आपने चीनी ले ली, पानी ले लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, तो अब आपको क्या मिला है बेटा, मिश्रण मिला है। जैसे आपने मिट्टी ली, पानी लिया, दोनों को मिला दिया, आपको क्या मिला है, मिश्रण मिला है। रेत लिया, पानी लिया, दोनों को मिला दिया, क्या मिला है, मिश्रण मिला है। तेल लिया, पानी लिया, दोनों को मिला दिया, क्या मिला, मिश्रण मिला बेटा। तो मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे वायु एक मिश्रण है। वायु में गैसों का मिश्रण होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्स है। ठीक है। चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। समुद्री जल भी मिश्रण होता है, उसमें सॉल्ट वगैरह होते हैं आदि। मिश्रण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दो चीजों को आप आपस में मिक्स कर रहे हो, जैसे मान लीजिए पानी है, ये पानी है बेटा, और इस पानी के अंदर आपने चीनी ऐड कर दी, तो चीनी इसके अंदर घुल जाएगी, बहुत अच्छे से घुलेगी चीनी, घुलेगी ना बेटा, बहुत अच्छे चीनी घुल जाएगी। अब चीनी अगर बात की जाए, चीनी कैसे घुलेगी बेटा, समान मात्रा में घुलेगी। क्या घुलेगी, समान मात्रा में, यानी कि जो चीनी का संघटन होगा वो समान होगा। बोलो भाई, संघटन भी समान होगा। साथ में अगर आपने यहां से एक सैंपल उठाया और यहां से एक सैंपल उठाया, तो जितनी चीनी यहां होगी उतनी ही चीनी यहां होगी। इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जितनी चीनी ऊपर उतनी चीनी कहां है बेटा, नीचे। यहां से उठाओ तो उतनी चीनी यहां रहेगी, यहां से उठाओ उतनी चीनी यहां रहेगी। साथ में अगर इन सैंपलों की प्रॉपर्टी की भी बात की जाए, गुणों की भी बात की जाए, तो वो भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। गुण भी क्या रहते हैं, समान। तो हम बोल सकते हैं ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण। जैसे नमक डालो तो नमक समान मात्रा में घुलेगा ना, हर एक भाग में घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो नमक भी कैसा विलयन बनाएगा, कैसा मिश्रण बनाएगा, समांगी मिश्रण। तो देखो ऐसा मिश्रण जिनका संघटन सभी जगह समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। जो समांगी मिश्रण बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलयन। तो मैं से विलयन बोल सकता हूँ। चीनी और जल के मिश्रण को मैं क्या बोल सकता हूँ, विलयन। नमक और जल के मिश्रण को भी हम क्या बोल सकते हैं, विलयन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल पीतल। पीतल एक विलयन है, जिसके अंदर बेटा, पीतल के अंदर क्या होता है बेटा, कॉपर और जिंक होता है। कॉपर और जिंक पीतल के अंदर, CO और Zn। ठीक है। तो ये एक मिश्रण है किसका, कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। क्लियर है बात बेटा, बहुत अच्छे। साथ में चीनी का घोल, चीनी का विलयन। साथ में नमक का घोल, नमक का विलयन आदि। ये सब क्या है बेटा, समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक चीजों को आप आपस में मिक्स करो और वो समान मात्रा में ना घुले। जैसे आपने ले लिया बेटा
पानी, और इस पानी के अंदर आपने डाल दिया ऑयल, तेल। पानी के अंदर क्या डाल दिया बेटा? ऑयल, तेल डाल दिया आपने इसके ऊपर। तो बताओ सरफेस पे रह जाएगा ना रह जाएगा? तेल रह जाएगा नहीं रह जाएगा? क्या समान मात्रा में घुलेगा? तो अगर आप यहाँ से एक सैंपल उठाओ तो उस सैंपल में तेल और पानी की मात्रा बराबर होगी क्या? नहीं, यहाँ तो पानी पानी है। अगर यहाँ से उठाओगे तो यहाँ तेल तेल है, तो यानी कि ये समान मात्रा में नहीं घुल रहा। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं हम? विषमांगी मिश्रण। प्रॉपर्टी की तो यहाँ की और यहाँ की प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग होगी। एग्जैक्ट क्लियर। तो विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन और गुण एक समान नहीं होते, ना तो संगठन समान होता है ना ही उनके गुण समान होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे धुआं, धूल के कण और गैस होती है, समान मात्रा में नहीं घुलती। ठीक है, रेत और जल का मिश्रण, भाई रेत और जल को मिलाओ तो रेत नीचे बैठ जाएगा, जल ऊपर रह जाएगा, तो नीचे ज्यादा रेत होगा, जल कम होगा, ऊपर ज्यादा जल होगा, रेत कम होगा, है ना। दूध भी एक हमारा कैसा मिश्रण होता है बेटा? विषमांगी मिश्रण होता है। क्लियर है बात? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी सारी बात। द्रव्य क्या है, द्रव्य के वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ पर बायोलॉजी भी आपको कराई जाएगी फ्री कॉस्ट। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ये चैनल। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।